presented by Yakult। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। बड़ी खबर में अब बात दो और चेहरों की जिनकी लाइमलाइट सिद्धू के इस्तीफे ने छीन ली। 9 फरवरी 2016 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ अज्ञात लोगों ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारेबाजी के आरोप लगे, खूब बवाल हुआ। कन्हैया कुमार तब जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे। 12 फरवरी को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। करीब 20 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिली। जेल से वापस आए कन्हैया का जेएनयू में जोरदार स्वागत हुआ। जेल वापसी के बाद दिए उनके भाषणों ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस पूरे मामले ने कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई और वो सरकार विरोधी आंदोलनों में नजर आने लगे। देश विरोधी नारेबाजी के मामले में कन्हैया समेत 10 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दायर की, लेकिन ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। यानी इस पर फैसला आना बाकी है कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए या नहीं, या उस दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या हुआ था। मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले कन्हैया कुमार ने फिर जेल में बिताए दिनों पर एक किताब भी लिखी, बिहार से तिहाड़ तक। इसमें उन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर जेएनयू और जेल यात्रा तक की कहानी बताई। किताब के आगे की कहानी वापस बिहार से शुरू हुई। छात्र नेता से कन्हैया नेता बन गए और बिहार लौटे। 2018 में सीपीआई ने कन्हैया को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बेगूसराय से संसदीय सीट से मैदान में उतारा। उनका सामना बीजेपी के गिरिराज सिंह और आरजेडी के तनवीर हसन से था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाया और इसकी वजह भी कन्हैया कुमार को बताया गया। राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा, सीपीआई और राजद का गठबंधन नहीं हो सकता क्योंकि राजद अपने उम्मीदवार तनवीर हसन की बेगूसराय में लोकप्रियता से समझौता नहीं कर सकता। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि बात तनवीर हसन की लोकप्रियता की नहीं थी, बात कन्हैया कुमार की बढ़ती लोकप्रियता की थी और भविष्य में वो आरजेडी के नए सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव के सामने एक मजबूत प्रतिद्वंदी बन सकते थे और अगर सांसदी जीत जाते तब तो ये तय था और राजद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। लोकसभा चुनाव बीतने के बाद कन्हैया कुमार काफी समय तक सार्वजनिक मंचों से गायब रहे। वापस लौटे तो सीएए एनआरसी के विरोध में रैलियां शुरू की। पहले दिल्ली और फिर बिहार में कन्हैया ने इस मुद्दे पर कई जन गण मन यात्राएं निकाली। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए खूब भीड़ भी इकट्ठा हुई। हालांकि कई जगह उन पर हमले भी हुए। इस यात्रा का राजनीतिक फायदा यह हुआ कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद को गठबंधन के लिए मानना पड़ा। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसमें कन्हैया कुमार की पार्टी सीपीआई भी शामिल थी, लेकिन कन्हैया कुमार ना तो चुनाव लड़े और ना ही सक्रिय हुए। अपने गृह जिले की कुछ सीटों पर जरूर उन्होंने सीपीआई के उम्मीदवारों का प्रचार किया, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा नहीं किया और दूसरे जिलों में भी ना के बराबर गए। तब से ये कहा जाने लगा कि कन्हैया कुमार अब शायद सीपीआई की राजनीति ना करें। वैसे तब से वो खबरों से दूर भी रहे और अब जब खबरों में लौटे तो इसलिए क्योंकि वो कांग्रेसी हो गए। अब बात दूसरी शख्सियत की करते हैं। 11 जुलाई 2016 का दिन गुजरात के ऊना में कुछ लोगों ने दलित समुदाय के कुछ लोगों के साथ मारपीट की। जिन्होंने पीटा उनका कहना था कि ये लोग गौ हत्या कर रहे थे। जो पिटे उनका कहना था कि गाय मृत थी और वे शव से खाल निकाल रहे थे। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ और फिर हुआ बवाल। इस पूरी घटना के 1 महीने 4 दिन बाद यानी कि 15 अगस्त के दिन एक दलित युवा ने करीब 20,000 लोगों की उपस्थिति में ऐलान किया कि अब हम गाय के शव को ना उठाएंगे ना खाल निकालेंगे। और इस ऐलान ने उस युवा को दलितों का नया नेता बना दिया। इसका नाम था जिग्नेश मेवानी। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने थे। तय हुआ कि जिग्नेश चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय लड़े। बनासकांठा की वडगाम सीट से चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया, फायदा भी मिला। देश भर की सिविल सोसाइटी के लोग और भाजपा विरोधी लोग वडगाम में जुटे जिग्नेश मेवानी को चुनाव जिताने के लिए। नतीजे आए तो करीबी मुकाबले में बीजेपी की सरकार बनी। 99-80 का मामला रहा, लेकिन वडगाम की जनता ने जिग्नेश को 19,000 वोटों से जिताया। जिग्नेश उन 3 युवा नेताओं में से एक थे जो राज्य की बीजेपी सरकार को विधानसभा से पहले चुनौती दे रहे थे। बाकी के 2 हार्दिक पटेल, ये भी अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनके अपने दुखड़े हैं, और अल्पेश ठाकुर जो चुनाव के कुछ ही वर्षों के बाद बीजेपी में आ गए।
वैसे ऊना कांड की बात करें तो इसके खिलाफ आवाज संसद तक गूंजी और जिग्नेश राष्ट्रीय स्तर पर नेता बन गए, प्रवक्ता बन गए। गुजरात के बाहर भी रैलियां करने लगे और दलित युवाओं में लोकप्रिय होने लगे। अपनी रैलियों के दौरान जिग्नेश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते। अक्सर उनके बयान पर विवाद भी खड़े होते। कभी कहते प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए, उन्हें हिमालय जाकर हड्डियां गलानी चाहिए, तो कभी कहते प्रधानमंत्री की सभाओं में युवा घुस जाएं और कुर्सियां हवा में उछाल दें। इसके अलावा भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में भी महाराष्ट्र पुलिस ने जिग्नेश पर हिंसा भड़काने के आरोप में मामला दर्ज कर रखा है। देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिवली पिछले 1.5 साल से उन्होंने इलेक्शन में जो इलेक्शन मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, पेज मैनेजमेंट और ये सब चालू किया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब जातिवादी राजनीति की तरफ जा रही है। जो प्रयोग उन्होंने पिछली बार भी किया था, आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ अल्पेश ठाकुर, दूसरी तरफ जिग्नेश मेवानी और तीसरी तरफ हार्दिक पटेल को लेके जो 3 युवा चेहरे रखे थे, उसकी वजह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर देखना पड़ा था। और अगर पिछले 1 सप्ताह में नरेंद्र मोदी और अमित भाई खुद अगर मैदान में नहीं उतरे होते, उन्होंने 35 पब्लिक मीटिंग नहीं की होती, तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार सकती थी, क्योंकि वो नर्वस 99 पे आ चुकी थी, ऑलमोस्ट आउट ऑफ 182। तो मतलब स्थिति तो खराब ही थी। अल्पेश ठाकुर जो है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि जिग्नेश मेवानी के बाद कांग्रेस पार्टी अभी अल्पेश ठाकुर को भी अपने खेमे में लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि अल्पेश ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक कुछ नहीं दिया है। और अभी जो जातिवादी राजनीति चल रही है, उसमें हार्दिक पटेल, जिसका काफी योगदान है जिग्नेश मेवानी को पार्टी में लाने के लिए, वो अल्पेश ठाकुर को भी लेके आने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से जो माधव सिंह सोलंकी के जमाने में जो खाम थियरी थी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी एंड मुस्लिम, वो खाम की जगह फार्म हो जाएगा, पटेल, आदिवासी, हरिजन एंड मुस्लिम। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है और मुझे लगता है इससे फायदा होगा। सर, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस नए चेहरों को जोड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हमने ये देखा है कि हार्दिक पटेल जब इंडक्ट किए गए कांग्रेस में, अभी भी वो वर्किंग प्रेसिडेंट ही हैं। वो उनके पास में पूरी तरह से अध्यक्ष पद आया नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स में भी ये लगता है। उस कंडीशन में जो स्टेट यूनिट का हाल है फिलहाल कांग्रेस के गुजरात में, उसमें नए लीडर्स को के इंडक्शन से कितना फर्क पड़ जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हार्दिक पटेल ही इज जस्ट 25, और अगर 25 साल में आपको कोई पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाती है, लोग 25-25 साल तक मेहनत करते हैं, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नहीं बन पाते हैं। इसको अगर वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, तो मुझे तो लगता है कि हार्दिक पटेल ने काफी कुछ अचीव कर लिया है पिछले 5 साल के अंदर ही। और दूसरा है कि जब हार्दिक पटेल को बनाया था, तब ही वॉज नॉट इवन एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर पार्लियामेंट, मतलब वो अंडर एज था। तो एक अंडर एज व्यक्ति को आप पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाते हो, मुझे लगता है पार्टी ने उसको उम्मीद से दुगना दे दिया है। और हार्दिक को उस दृष्टि से कोई कंप्लेन नहीं है। हार्दिक को जो कंप्लेन है और जो काफी लाजमी है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, और उसका खामियाजा इन्होंने सूरत में भुगता है, और उसी की वजह से आम आदमी पार्टी की एंट्री जो है वो गुजरात में हुई है। अगर हार्दिक पटेल के कहने पर पटेल आंदोलन समिति के जो कैंडिडेट्स को अगर सूरत में टिकट दी होती, तो ये लोग सब मतलब रिवोल्ट करके आम आदमी पार्टी में नहीं जाते और आम आदमी पार्टी को इतनी सफलता नहीं मिलती। वहां जो 24 सीट्स जो आम आदमी पार्टी को मिली है, वो कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक का फायदा मिला है, उससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लंबे वक्त से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब जाकर इस पर मुहर लगी है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुहर के लगने के बाद जिग्नेश की और कांग्रेस में जो सत्ता की दावेदारी है गुजरात को लेकर, उसकी सूची में भी एक नया नाम जुड़ गया। शक्ति सिंह गोहिल जैसे तमाम लोग, भरत सिंह सोलंकी जैसे तमाम लोग पहले से ही कतार में थे। नया नाम हार्दिक पटेल का जुड़ा और अब जिग्नेश मेवानी का भी। वैसे कन्हैया और जिग्नेश के स्वागत के लिए आज कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के बाहर पोस्टर बैनर खूब लगे, साथ में राहुल गांधी की तस्वीरें थीं। लेकिन इन दोनों नेताओं की पार्टी में एंट्री पर कांग्रेस के ही नेताओं ने सवाल भी खड़े कर दिए। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर लिखा कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में आने की अटकलें चल रही हैं। ऐसे में 1973 में छपी कम्युनिस्ट इन कांग्रेस पढ़ी जानी चाहिए। चीजें जितना बदलती हैं उतनी ही समान लगती हैं। और बीजेपी, उसने कन्हैया और जिग्नेश के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत के टुकड़े करने वालों के साथ हाथ मिलाना कांग्रेस की आदत है। नहीं करना चाहते हैं,
मगर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस पार्टी दोनों का विलय हो रहा है। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज सर्जिकल स्ट्राइक का एनिवर्सरी है। तो एक तरफ वो ताकतें हैं हिंदुस्तान में, चाहे हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार, चाहे इंडिया की जाबाज आर्मी हो, जिनका एक ही मकसद है हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान की एकता को, अक्षुण्णता को बचा के रखना। और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जिनको हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जिन्होंने ये स्लोगन्स दिया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज भारत तेरे टुकड़े वालों को कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर रही है। अफजल को जो अपना गुरु मानते हैं उनको अपने पार्टी में शामिल कर रही है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए, और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। तो ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल थिएटर में आज बहुत कुछ हुआ। इन सारे बदलावों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए लल्लन टॉप शो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।